पार्ट 4 जिसके अंदर मैं आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाली हूँ। 20 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। आज देखिए मैं कौन सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड लिस्ट द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हमें फीचर्स बताने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे एग्जाम में लिख के आएंगे, आपको ज़्यादा नंबर मिले, वो स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। होना चाहिए फीचर्स से पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बैकग्राउंड बताना चाहिए, उसके बाद एक्ट के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उसके फीचर्स एंड कुछ आलोचनाएं भी हुई होंगी। हर एक्ट की असफलता होती है और कुछ लोग कोई भी कानून आता है तो उससे नाखुश भी होते हैं, उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। जब आप ऐसे पूरे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे तब आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा और उस 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको मस्त मस्त नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Government of India Act 1935 marked the second milestone towards the completely responsible government in India after the Act of 1919. The act was passed by British government in year 1935. तो आपको मैं बता दूं, बहुत लोग जो हिस्ट्री पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं वो सभी सुन लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आया था, बट वो इतना सफल नहीं रहा होगा, इसलिए तो दूसरा एक्ट आया 1935, ठीक है। अगर बात करी जाए तो इसको पास 1935 में किया गया था, जिसके कारण इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पड़ा। ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट एक्ट था, ठीक है। इसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। इट वॉज ऑल्सो द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर द कंट्री वॉज डिवाइडेड। समझ रहे हैं ना कि अगर हम बात करें कि हमारे भारत को छोड़ने से पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये आखिरी ऐसा एक्ट था जो बहुत लंबा था, जिसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। 1947 में जब हमारी कंट्री दो हिस्सों में बट गई, इंडिया एंड पाकिस्तान में, once the act was passed, the government saw that it was too lengthy to be regulated with efficiency, and thus government decided to divide it into two parts for the act to function in a proper manner. जब सरकार ने ये देखा, यहाँ पर किस सरकार की बात करी जा रही है, तो ब्रिटिश सरकार की बात की जा रही है। जब उन्होंने देखा कि जो एक्ट है काफ़ी लंबा है, इसे फंक्शन करने में दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने एक्ट के दो हिस्से कर दिए। एक एक्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा एक्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों आया, इससे पहले क्या हुआ होगा। 1919 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले भी एक एक्ट आया था, लेकिन ये थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि अगर ये सेटिस्फैक्ट्री होता तो दूसरे एक्ट की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। दरअसल हो क्या रहा था कि डिमांड थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, जो कि हमारे इंडियन लीडर्स चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन पॉलिटिशियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस एरिया को ये हमारा कह रहे हैं, आज भी उसका जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में है, ठीक है। तो वो चाहते थे इस मैटर को दोबारा से देखा जाए, इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस और देख रेख का काम करने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में, उसके पहले की बातें, साइमन कमीशन के पहले और साइमन कमीशन आने के बाद क्या क्या हादसा हुआ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ साइमन कमीशन के लिए, ठीक है। बट आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करो और लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ इतने दे रहे हो पर लाइक नहीं कर रहे हो, ये सही बात नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। थोड़ा सा तो मोटिवेशन दो ना। आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ पैसे खर्च करो, बस लाइक करना है। अगर लाइक करने से, एक बटन दबाने से आप किसी का भला करते हो तो कर दो, क्या जा रहा है। इतने सेल्फिश मत बनो। अगर मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक करो,
ये गलत है अगर आप वीडियो देखकर भी लाइक नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। चलो कैरी ऑन। साइमन कमीशन, अब देखो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब ये जो रिपोर्ट थी ना ये भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, ये भी मतलब जो लीडर्स थे पसंद नहीं आ रही थी। तो अब दोबारा से क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह होंगी। अब इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे गोल सी टेबल होती थी और यहाँ पर जो लीडर्स होते थे वो बैठते थे। तो अब ये कहाँ हो रही है, ये वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है। चलो ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसका डिस्कशन काफ़ी सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ, जैसे 1930 की, फिर 31 में, फिर 32 में। इस प्रकार से डिस्कशन होता गया कि कैसे आपको पावर देनी है एंड ऑल, जो भी है ये सब हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियोस भी इस पर भी ले आऊँगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। फिलहाल हमारा मेन मुद्दा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखना। जो डिस्कशन था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके रिजल्ट में ना एक वाइट पेपर जारी किया गया था 1934 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे प्रपोजल्स थे और आगे चल के इसी वाइट पेपर को नाम दे दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, ठीक है। अब आगे देखिए कि ये जो एक्ट था किन चीज़ों पर बेस्ड था, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि एक्ट किन चीज़ों पे बेस्ड था। तो ये एक्ट बेस्ड था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे, क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि जो साइमन कमीशन था ना उसने एक रिपोर्ट दी थी अपनी जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। उसके बाद हमने देखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर वाइट पेपर पब्लिश हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सिलेक्टेड कमिटीज़ भी बनाई गई थी। ये जब आपने अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप तो आपको पता होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इस वाले पॉइंट को लिखो। आप अगर मात्र साइमन कमीशन, रिकमेंडेशंस ऑफ द राउंड टेबल और ये वाइट पेपर की बात लिख के आ जाना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देन अब यहाँ पर से हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसकी बात स्टार्ट होती है, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया वो बिल्कुल बकवास बातें नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही करिएगा, ठीक है। और सैलिएंट फीचर्स क्या थे एक्ट के, ये देखते हैं। था ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि जितने भी हमारे राज्य रजवाड़े हैं या जहाँ पर गवर्नर है, जो भी ब्रिटिश राज के अंदर आ रहा है, वो सब एकजुट हो जाएं। मतलब 50% जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको फेडरेशन के अंदर आएंगे, तभी इंडिया एक मतलब फेडरेशन बन पाएगा। अगर 50% इंडियन स्टेट्स डिसाइड करती है उसको ज्वाइन करना। लेकिन हमारी को जो प्रिंसली स्टेट्स ने कुछ उन्होंने मना कर दिया था, वो नहीं आना चाहते थे। और अगर आपको इस बात की जानकारी है तो बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट हैं जो एकदम उन्होंने लास्ट में 1947 जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी ना, उस टाइम पे एकदम लास्ट में आके इंडिया में वो आई हैं, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण की वजह से। मतलब उन्होंने जो संघर्ष किया उस टाइम पे, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, उसकी वजह से आज हम देखते हैं काफ़ी सारे राज्यों को, इवन भोपाल को भी हम देखते हैं। इमेजिन करिए अगर भोपाल आज हमारा हिस्सा नहीं होता तो हमारा नक्शा कैसा दिखता ना, कितना अजीब होता। तो मैं चाहती हूँ कमेंट में एक बार आप थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए भी लिखिएगा कि सच में उन्होंने हमारे जो राष्ट्र है उसको यूनाइट उन्हीं ने किया है। अगर वो नहीं होते तो पूरा बिखर जाता हमारा ये पूरा नेशन। हमारा जो एक फीचर है वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आप समझ रहे हो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? देखिए पहले दो शब्दों को समझ लिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब मैं ये बीपीए का जो मैं कोर्स करा रही थी तब मैंने आपको मुगल्स के बारे में काफ़ी पढ़ाया था कि मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट देखना। तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया था कि मुगल्स के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड होता था। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर इतने एरिया में साम्राज्य है तो कोई छोटा सा यहाँ पर गवर्नर होता था, ऐसे होता था। लेकिन मुगल्स क्या करते थे कि यहाँ सेंटर में बैठते थे और सारी पावर मुगल्स के पास होती थी। जैसे अभी हम कहते हैं कि हमारा जो इंडिया है और सेंटर में कौन है? बीजेपी है। मतलब दिल्ली में बीजेपी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमारे सेंटर का आता है ना। और बाकी स्टेट्स हैं जिसमें अलग अलग सरकारें हैं, तो ये प्रोविंस है। स्टेट क्या है? प्रोविंस है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट को हम प्रोविंस कह रहे हैं और उनको हमने ऑटोनॉमी दे दी। मतलब इस टाइम पे अगर हम आज करेंट की बात करें तो जैसे मान लीजिए
जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो स्टेट भी अपने अनुसार अपने राज्य में कोई नियम कानून बना लेती हैं क्योंकि उनके पास क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। तो एक तरीके से हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सेंट्रलाइजेशन नहीं कर रखा है पावर्स का, हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है। कुछ पावर्स फिर हमने किसको दे दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखी हैं, फिर उससे छोटे छोटे हमने विलेज बना रखी हैं, विलेजों में पंचायत भी हैं। तो इस प्रकार से हमने पावर को बांटा है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है। अगर मान लीजिए ये सारी पावर छीन ली जाती है और बोल दिया जाता है कि जो सिर्फ दिल्ली में है वही चलेगा, मतलब जो सेंटर में पावर है वही चलेगी, तो उसको फिर सेंट्रलाइजेशन करना बोलेंगे, जो मुगल्स के टाइम पे हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पर 1935 में जो एक्ट था उसका एक बहुत अच्छी चीज़ थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन कहीं ना कहीं तक ये पूरी तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली थी, क्योंकि अभी भी जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने मन की नहीं कर पाते थे। ठीक है, और आप इस पूरे को पढ़ लेना। मेन चीज़ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मैंने आपको समझा दिया। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अब देखो हर तरह की चीज़ों पे तो डिसीजन नहीं ले सकते, तो ये कुछ लिस्ट बनाई गई थी, जैसे फेडरल लिस्ट क्या होगा, प्रोविंशियल लिस्ट क्या होगा और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होगा। अभी भी आप अपने संविधान में अगर देखेंगे तो शेड्यूल के अंदर आपको लिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पर फेडरल जहाँ पर लिखा है, हमारे संविधान में हमने फेडरल नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है, स्टेट लिख रखा है। क्या लिख रखा है, स्टेट लिस्ट लिख रखा है, और सॉरी यूनियन लिख रखा है, और प्रोविंशियल की जगह हमने स्टेट लिख रखा है। तो यहाँ पर प्रोविंशियल की जगह हमने क्या लिख रखा है, स्टेट, अपने संविधान की बात कर रही हूँ, ठीक है, और फेडरल की जगह हमने यूनियन लिस्ट लिख रखा है। तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर वो मुद्दे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर को अधिकार है नियम कानून बनाने का। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस की अगर बात करें, अगर मान लीजिए आपको मिलिट्री के लिए कुछ करना है, कुछ परचेसिंग करनी है या एक्सरसाइज करवानी है नेवी की या एयरफोर्स की, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करवा सकती, यूपी की सरकार, एमपी की सरकार, बिहार, तमिलनाडु, केरला, इनकी सरकार नहीं करवा सकती है, वो सेंटर डिसाइड करता है। ठीक है, अगर बात करी जाए जैसे स्टेट की, प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि स्टेट लिस्ट, तो पुलिस, अगर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस का जो मामला है वो स्टेट के अंदर आता है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है और उसके नियम कानून पर्टिकुलर वहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो देखते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है, ये नाम आज भी कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से ही जाना जाता है। इसमें वो मुद्दे आते हैं जिसमें दोनों की सहमति से डिसीजन लिया जाता है, मतलब स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और यूनियन भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विवाद होता है तो ज़्यादा मर्जी किसकी चलती है, सेंटर की चलती है। तो मैं यहाँ आपको जिस तरीके से बता रही हूँ, थोड़ा सा आप अपने आंसर राइटिंग में क्या करना कि ये वाली बात तो लिख देना, लेकिन जो आज मैंने आपको करंट का बताया ना उसके भी एग्जाम्पल दोगे ना तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। इसको हम कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल था, मतलब इसमें दो हाउसेस होते थे। जैसे आज के टाइम पे भी हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा हो गए हैं, वैसे द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी अपर हाउस एंड द परमानेंट बॉडी विद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग एवरी 3rd ईयर। तो हर तीसरे साल में 1/3 लोगों का क्या हो जाता था, रिटायरमेंट हो जाता था। ये एक परमानेंट बॉडी होती थी, जैसे करंट पे अभी हमारी राज्यसभा होती है। ठीक है, इट वॉज कॉम्पोज्ड ऑफ 260 मेंबर्स ऑफ विच 156 वर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हाइल 104 ऑफ द इंडियन स्टेट्स। समझ रहे हैं इस बात को, ब्रिटिश इंडिया से कितने लोग होंगे, मतलब कितने लोग थे 156 एंड 104 104 थे कहाँ से, इंडियन स्टेट से। फेडरल असेंबली वॉज द लोअर हाउस विद द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, जैसे अभी हमारा लोकसभा होता है। ठीक है, इसके अंदर कितने लोग होने थे, 375 मेंबर्स होने थे, जिसमें से 250 कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश इंडिया के, एंड नॉट मोर देन 125 मेंबर्स, मतलब 125 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे प्रिंसली स्टेट से, मतलब राज्य राजवाड़ों से। While the seats reserved for princely states were to be filled by nominated members, the provinces were given different numbers of seats.
जो प्रोविंस थी, अलग अलग प्रोविंस के पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीट्स थी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ राज्यों में सीट्स बहुत कम है, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। Election to the Federal Assembly was to be indirect. The term of assembly was 5 years, but it could be dissolved earlier also. तो वैसे तो 5 साल का टेन्योर होता था इसका फेडरल असेंबली का, लेकिन उससे पहले भी इसको हटाया जा सकता था। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। दस द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड bicameral consisting of a legislative council, ठीक है, and a legislative assembly जिसको हम लोअर हाउस कह रहे हैं। However, many restrictions were placed on them. तो आप तो कुल मिला के इतना लिख के आ जाएंगे कि एक फीचर था बाइकैमरलिज्म। थोड़ा सा बता देना कि इसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस लिख के आना, लोअर हाउस लिख देना। थोड़े अगर ये नंबर याद कर सको तो नंबर्स को याद कर लेना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, रिटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, दैट इज शेड्यूल्ड क्लास, caste, women and labor. The Muslim got 33% of the seats in the federal legislature, although their numbers was much less than 1/3 of the total population of British India. Even the worker and women got separate representative, although they had not asked for it. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करूँ तो यहाँ पर कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पर सीट्स दी गई थी, शेड्यूल कास्ट के लिए दी गई थी और औरतों के लिए, लेबर लोगों के लिए अलग से सीट्स दी गई थी, जिसमें से मुस्लिम्स को लगभग 33% जो सीट हैं वो मिल गई थी फेडरल लेजिस्लेचर में। अब बात करी जाए तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ावा देने की बात है, तो हमेशा से ब्रिटिश ने यही किया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया है। जब उन्होंने देखा कि हम जो हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये लोग मिलके हम पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, तो इन्होंने हमारे बीच में वही धर्म की आग लगा दी। कम्युनल इलेक्टोरेट को फिर ये बढ़ावा देते ही गए हैं और लास्ट में भी भारत को छोड़ते छोड़ते इन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर ही दिए धर्म के आधार पे, इंडिया और पाकिस्तान, ये हम बखूबी जानते हैं। ऑफ इंडियन काउंसिल, तो देखिए कैसे इंडियन काउंसिल का एबोलिशन हुआ था, ये एक फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। द न्यू एक्ट अबॉलिश्ड इंडियन काउंसिल एंड प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज टीम ऑफ एडवाइजर whose number was not to be less than 3 and not more than 65. तो 3 से कम नहीं होना चाहिए और 65 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये कुछ लोग होंगे, मतलब ये लोग कौन होंगे, इनको अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा और एक टीम होगी ये एडवाइजर्स की, ठीक है, किसकी जगह पे, इंडियन काउंसिल की जगह पे। With the introduction of provincial autonomy, the control of Secretary of State over transferred subjects was greatly diminished. अब हमने ये देखा था सबसे पहले फीचर में कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अब दे दी जा रही है कि स्टेट्स अपने अधिकार उनको मिल रहे हैं, स्टेट्स को वो अपने नियम कानून खुद बना सकते हैं एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर। जैसे आज के टाइम पे भी उत्तर प्रदेश में जो चाहे वो करता है, यूपी के अंदर जो चाहे वो यूपी के डिसीजंस हैं, एमपी के अंदर जो चाहे वो एमपी के डिसीजंस होते हैं। उसी प्रकार में तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर्स थी ना वो कम हो गई थी। देन हिज कंट्रोल हाउएवर रिमेन इंटैक्ट ओवर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स। देखो इनकी पावर वैसे तो कम हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी इनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स थी जो गवर्नर और गवर्नर जनरल्स पे लागू होती थी। Increase in the size of legislature and extension of franchise. Another highlight of the act was extension of franchise. देखो इस एक्ट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक और जो आप लिख के आ सकते हो वो है कि इन्होंने लेजिस्लेचर का साइज बढ़ा दिया और फ्रेंचाइज को भी बढ़ा दिया। लगभग 10% जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको राइट मिल गया था
अधिकार मिल गया था कि वो वोट दे सकते हैं। एंड दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया के अंदर हुए थे। तो एक और सैलिएंट फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वो है फेडरल कोर्ट। यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट किया गया था फेडरल कोर्ट का, ठीक है। ये किस लिए होता है कोर्ट, आपको पता ही है, डिस्प्यूट्स को भी जो भी है उसको सॉल्व करने के लिए होता है। इसमें क्या था, 1 चीफ जस्टिस था और 6 से ज़्यादा जजेस नहीं होते थे। फेडरल कोर्ट वॉज गिवन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू डिसाइड the disputes between the center and constituent units। तो जो भी यूनिट्स बनाई गई हैं, प्रोविंस बनाई गई हैं और सेंटर के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका बीच बचाव फेडरल कोर्ट करेगा, जैसे आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट करता है। The provisions was made for filling of appeals from High Court to the Federal Court and from Federal Court to the Privy Council. The Federal Court also had jurisdiction to grant special leave to appeal, and for such appeals a certificate of the High Court was essential। समझ रहे हो कि ये स्पेशल अपील भी दे सकता है, लेकिन उन अपील्स के लिए हाई कोर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। खैर इतनी चीज़ें आप ना लिख के आएँ, आप तो बस ये लिख के आएँ कि फेडरल कोर्ट होता था, वो डिस्प्यूट्स को मतलब रिजॉल्व करता था और उसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता था जिसमें 6 से ज़्यादा अन्य जजेस नहीं होते थे। इस तरह की चीज़ें आप लिख के आ जाए। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, लेकिन उसमें इतने सारे फीचर्स थे, उसके बावजूद उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्या हुआ था, क्रिटिसिज्म, आलोचना। अब आलोचना क्या किस किस ग्राउंड पे हुई थी उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। The new act aimed the governor and governor general with tremendous discretionary power and thus reduced provincial autonomy to farce in a way. The act made governors so powerful that they could play the dictator if they liked। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहा है, तो वो एक नाम की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, इतनी ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली थी हमें। कहीं ना कहीं गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो एक तानाशाह की तरह एक्ट कर सकते थे। The proposed formation of the federation was also fundamentally de facto। Entry into the federation was compulsory for the provinces but voluntary for the princely states। Besides, if the states were to be represented in the federal legislature not by the elected representatives of the state but by the nominees of the native ruler, the act failed to provide a proper federal structure। Majority of the power was with the governor general, who was not at all responsible for the central legislature, which means that the legislature was not governed properly। तो एक और प्रॉब्लम ये था कि जैसे बताया गया था कि यहाँ पर कोई आपको कंपलसरी नहीं है फेडरेशन बनाना, फेडरेशन में एंट्री करना, आप वॉलंटरी कर सकते हो। तो बहुत सारे मैंने आपको बताया था राज्य रजवाड़े थे जो नहीं चाहते थे कि वो पार्ट बने हमारे इस फेडरेशन का, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। It has not only retained the system of communal electorate but also extended its application in the case of Harijan, labor and women। The sinister motive behind it was to separate the Harijan from the Hindu community and poison the political atmosphere with the evil of casteism and sectionalism। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिशर्स हमेशा डिवाइन एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते थे। तो असल में उन्होंने जो ये कम्युनल इलेक्टोरेट का मुद्दा उठा दिया था, सीट्स इस तरीके से लाने लगे थे ये लोग हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। इन्होंने क्या करा, फिर हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जब जो हरिजन जिनको बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट जिनको बोला जाता है, उनके लिए अलग से सीट इसलिए लेके आए ताकि हिंदू कम्युनिटी से ये जो हरिजन लोग हैं ये अलग हो जाए। ठीक है, इनको अलग इलेक्टोरेट दिया गया, हिंदू अलग कर दिए, मुस्लिम अलग, सिख अलग। इससे क्या हुआ, इंडिया कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग अलग हिस्सों में बट गया। The Act of 1935 armed the Governor General and Governor with far-reaching powers in the name of defending the minorities against the tyranny of the Hindus। The minorities naturally began to feel grateful to the rulers
for the protection of their interests. They become their allies in arresting the growth of nationalism. The British diplomacy always used the Indian states, the minorities and the service as tool against the Congress. अब देखो क्या हो रहा था इस टाइम पे ना, जोरों शोरों से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी काम कर रही थी कि भारत छोड़ो, हमें भारत मतलब आज़ादी दो, स्वराज, और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि तंग आ गए थे इतने सालों से इनका शोषण सहते सहते, है ना। तो अब ये लोग क्या खेल खेल रहे थे, इनकी क्या डिप्लोमेसी थी कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ होती थी ना, उनके हक की बात करने लग जाते थे कि हम जो भी तुम्हारे हिंदुओं ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया उससे तुम्हें बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये लोग जो इस कास्ट इन कास्टों को बिलोंग करते थे, ये ब्रिटिशर्स का साथ देते थे और थोड़ा सा इनसे खुश रहते थे ताकि ये कांग्रेस को दबा सके और कांग्रेस अपने मकसद में नाकामयाब हो जाए। इस तरह से ब्रिटिश हमेशा डिप्लोमेसी चलते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आखिर में हमारी जीत हो गई और हमें आज़ादी मिल गई। The British Parliament and the Secretary of State for India continued to be virtual ruler of the country till the year 1947. There was as such nothing surprising if the Act of 1935 was received with disgust and resentment. बोल दिया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है 1935 में, लेकिन उसके बाद भी 1947 तक भी देखा जाए तो वर्चुअली कंट्री का जो रूलर थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही थे। The act failed to provide flexibility to the people at the constitutional level in regard to their amendments or of right, as the power to change or alter any right was present with the British government, while the Indians could not do anything according to their needs. समझ रहे हो, भारतवासी कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जो भी अमेंडमेंट, संशोधन, जो भी चेंजेस लेके आने संविधान में, वो वहाँ पार्लियामेंट के बंदे करेंगे, ब्रिटिश लोग करेंगे, ठीक है। जबकि देश हमारा, जमीन हमारा, ठीक है, मुद्दे हमारे, संविधान हमारा, लेकिन बनाएगा कौन, उसमें उंगली कौन करेगा, वो ब्रिटिश वाले करेंगे। कितना घोर अन्याय हो रहा था हमारे साथ। द इंडियंस वर सिंपली गिवन द टॉय और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू प्ले विथ, दे रिसीव नथिंग सब्सटेंशियली टू फील कंटेंट। समझ रहे हो कि हमें बस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक खिलौना दे दिया था कि लो खेल लो, तुम्हें दे दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन समझ रहे हो ना, खिलौना था, असली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें नहीं मिली। फिर हमें समझ में आया, फिर बोलते हैं अब बताएंगे तुम्हें, जोरों शोरों से नेशनलिज्म बढ़ चढ़ के बोला, हमें आज़ादी मिली और फिर हमने अपना खुद का संविधान लिखा जो वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एंड प्राउड करिए कि हम भारतवासी हैं, हमारे जैसे संविधान किसी का नहीं है, ना ही ये रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब बीच में है। हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम संशोधन इतनी इजीली अमेंडमेंट कर भी नहीं सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज़ और, बहुत लोग कहते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट किया है, ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। हमने संविधान को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अगर हम किसी अच्छे मतलब व्यक्ति की अच्छी आदतों को लेते हैं तो क्या हम उसे कॉपी पेस्ट करना कहते हैं? बिकॉज कॉपी पेस्ट नकल मारना होता है और एक नेगेटिव सेंस देता है। तो ऐसे मत बोलिए कि हमने अपने संविधान की चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया अमेरिका, यूएसएसआर और इन जगहों से, नहीं, वी रैंसैक। तो रैंसैक जैसा शब्द यूज़ करिए। अच्छी बातों को तो किसी से भी ले लेना चाहिए। अगर आपके पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा होता है, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो क्या आप उन संस्कारों को नहीं लेंगे? हमने भी वही किया है। अलग अलग कंट्रीज में जो भी उनके संविधान की अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने ली और फिर अपना संविधान बनाया, तभी हमारा संविधान इतना अच्छा है। और 1947 के तब से लेके अब तक हमारा संविधान चलता ही आ रहा है। बाकी बहुत सारे देशों की तरह नहीं है कि 75 बार संविधान बन गया है, ठीक है। इतना आपको लेक्चर सुनने के बाद बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट चुना है जस्ट फॉर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, करो उसको लाइफ में अप्लाई करो। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हिस्ट्री की, पॉलिटी की और आफ्टर ऑल हमारे प्यारे भारत इंडिया की। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।